लखनऊ में आईपीएल मैच के टिकट सस्ते हो गए हैं, तो आईपीएल प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर है। आईपीएल मैच के टिकट सस्ते हो गए हैं, खाली सीटों ने गिराए हैं टिकट के दाम। तो आईपीएल प्रशंसकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल की टिकट सस्ती हो गई है। 7 अप्रैल को होने वाले मैच का टिकट सस्ता कर दिया गया है। 1 अप्रैल को हुए मैच में स्टेडियम था 30% तक खाली, जिसके बाद अब ये फैसला लिया गया है कि खाली सीटों को सस्ते दामों में बेचा जाएगा। 30 से 50% तक अलग अलग श्रेणी के टिकट्स को सस्ता किया गया है। लखनऊ और हैदराबाद के बीच ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के एकाना स्टेडियम में। वहीं अब आईपीएल के टिकट भी सस्ते हुए हैं। खाली सीटों की वजह से टिकटों के दाम गिराए गए हैं, तो आईपीएल प्रशंसकों के लिए ये बड़ी और अच्छी खबर साबित हो सकती है कि 7 अप्रैल को होने वाले मैच का टिकट सस्ता कर दिया गया है। खाली सीटें जो थी उसकी टिकटों को सस्ता कर दिया गया है। 1 अप्रैल को हुए मैच में स्टेडियम 30% तक खाली था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। 30 से 50% तक अलग अलग श्रेणी के टिकट सस्ते हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, आईपीएल प्रशंसकों के लिए ये बड़ी खबर है कि आईपीएल मैच के टिकट सस्ते हुए हैं, लेकिन टिकट सस्ते होने की वजह क्या है? अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में आईपीएल का मैच हुआ, जिसमें आपने देखा कि दिल्ली और लखनऊ की टीम आमने सामने थी। उसमें अगर बात की जाए तो 30% जो सीटें थी वो खाली थी, जिसके चलते टिकटों के जो रेट है, मूल्य है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। आपको बताया कि 7 अप्रैल को एक आईपीएल के मैच होने हैं। इसको लेकर अभी से ही इकाना स्टेडियम के अंदर में संख्या बढ़ाने को लेकर वहां की जो टिकट के मूल्य है उसको कम किया है। 30 से और 50% तक अलग अलग श्रेणी के टिकटों को सस्ता किया गया है। और आपको बता दें कि 7 अप्रैल को लखनऊ और हैदराबाद का मैच होना है और लखनऊ सुपर जायंट की जो होम टीम है वो लखनऊ की अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो फैसला लिया गया है इससे दर्शकों में कितना उत्साह आता है, क्योंकि बात करें तो प्रदेश भर से जो तमाम क्रिकेट प्रेमी है वो राजधानी लखनऊ के स्टेडियम पहुंच रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि टिकटों के मूल्य कम होने के बाद कितने दर्शकों की संख्या बढ़ती है। जी के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको देखते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। एक ही आयोग से होगा शिक्षकों का चयन, तो शिक्षकों के चयन के लिए एक आयोग का गठन होगा। बेसिक, माध्यमिक और उच्च कॉलेजों में शिक्षकों का गठन होगा। एक ही आयोग द्वारा अब सबका चयन किया जाएगा। प्राविधिक कॉलेजों में भी आयोग से ही होगा शिक्षकों का चयन। नया आयोग ही कराएगा टेट की परीक्षा। तो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, शिक्षा सेवा आयोग का गठन होना है, वहीं ये भी अब जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब सभी शिक्षकों का चयन इस आयोग द्वारा किया जाएगा। तो इसके जरिए भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते थे वो किस हद तक काबू किए जा सकेंगे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है करप्शन को लेकर प्रदेश के अंदर में, उसके तहत अब एक आयोग का गठन किया जा रहा है, जिसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के जो प्राविधिक कॉलेज हैं उनका चयन किया जाएगा, शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसको आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नाम से ये आयोग बनाया गया है। इसमें अगर बात करें तो अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में नवीन आयोग से सीधे भर्ती की जाएगी। साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि नया आयोग टीटी की परीक्षा भी कराएगा। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का परीक्षा होता है उसको भी यही नया आयोग कराएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा। आपको बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश जारी करते हुए जो शैक्षिक संस्थान है उसके लिए भर्ती प्रक्रिया का समीक्षा कर एकीकरण आयोग के रूप में उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग का गठन के संबंध में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। अगर इस आयोग का गठन होता है या हो जाएगा तो क्या कुछ फायदा मिलेगा इससे? जी निश्चित तौर से इसका लाभ
जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा के अंदर में तमाम भर्तियों में हिस्सा लेते हैं, उनको साफ तौर से अगर देखें तो एक आयोग बनने से इन तमाम कार्यों में तेजी आएगी ऐसा माना जा रहा है। साथ ही जो तमाम जो अगर देखें तो आप बीते दिन लगातार प्रदेश के अंदर में शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग है कि उनका आयोग स्लो है, इससे कहीं ना कहीं तेजी होगी और लोगों की जो संख्या है यानी कि जो कर्मचारियों का संख्या बल है उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को एक राजस्व बचेगा, क्योंकि एक आयोग रहेगा तो कहीं ना कहीं जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम होगी, जिससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां हैं वो उचित समय पे जो तय समय है उस पर पूरा किया जाएगा। लेकिन विभांशु, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर सभी, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो चाहे वो उच्च शिक्षा हो, और अगर ऐसे में सभी के चयन की जिम्मेदारी एक ही आयोग पर आ जाएगी तो अधिकारियों के ऊपर जो है काम का बोझ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा? जी, इसको लेकर अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में आप साफ तौर पे देख सकती हैं कि अगर देखा जाए तो एक आयोग बनाने से कहीं ना कहीं जो संख्या बल है वो कम होगा, मगर जिम्मेदारियां अधिकारियों पे कहीं ना कहीं पड़ते हुए नजर आएंगी। और एक आयोग बनने से अगर देखें साफ तौर से तो राजस्व में बड़ा लाभ होगा, क्योंकि 3 आयोग होने से जो तमाम अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग आयोग बनाकर बैठे, आयोग था तो अलग अलग जगहों पे बैठते थे, और अब एक कार्यालय होगा, एक अधिकारी होगा। इससे निश्चित तौर से आने वाले समय में चुनौती होगा कि उनके ऊपर भार पड़े। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैसे ये आयोग काम करता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पशुधन भर्ती घोटाले मामले में होगी कार्रवाई, तो पशुधन भर्ती घोटाले मामले में अब कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। सपा सरकार में पशुधन घोटाला हुआ था जिस पर अब कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह और तत्कालीन प्रमुख सचिव योगेश कुमार पर शिकंजा कसेगा। आपको बताते चले कि सपा सरकार में पशुधन घोटाला हुआ था। पशुधन घोटाले मामले में कई पुख्ता सबूत भी मिले हैं, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। एसआईटी ने शासन को भेजा पत्र और अनुमति भी मांगी है। पत्र भेजकर एसआईटी ने अनुमति मांगी है। योगेश कुमार के खिलाफ भी पुख्ता सबूत पाए गए हैं। 22 अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे की भी अनुमति मांगी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विभांशु एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, पशुधन विभाग घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है और सपा सरकार में ये घोटाला हुआ था, तो किस किस पर गाज गिरती हुई दिखाई दे रही है? जी मुस्कान, अगर बात की जाए तो इसमें 22 अधिकारियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है शासन की तरफ से। आपको बता दें कि सपा शासन में अगर बात करें तो पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में तत्कालीन पशुधन मंत्री राजकिशोर सिंह और प्रमुख सचिव योगेश्वर कुमार के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से एसआईटी की जो रिपोर्ट है उसे दोनों सौंपा गया है शासन को। इन दोनों के अलावा अगर बात करें तो 2 अधिकारियों के खिलाफ शासन में अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई है। इस मामले में अगर देखें तो 22 अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है। 2013 और 14 में पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती में जमकर मनमानी हुई थी, और इस प्रकरण में अगर बात करें तो 2018 में राज्य विशेष अनुसंधान दल ने जांच कर अपनी रिपोर्ट मांगी थी। इसके बाद अगर देखें एसआईटी ने फाइल की विवेचना रिपोर्ट 2021 में दी। दोनों ही रिपोर्ट में कहा गया कि चयन प्रक्रिया में धज्जियां उड़ाई गई और साथ ही साथ गंभीर विचलन और अनियमितता मिली है। अब एसआईटी ने इस रिपोर्ट पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और आपराधिक कार्रवाई की संस्कृति की है। बिल्कुल, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। प्रतापगढ़ में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, तो किसान की गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई है। नगर पंचायत वासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं आग की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड को भी दी गई घटना की जानकारी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कटरा मेहंदीगंज के वार्ड 2 बाजार खास पूर्वी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। वही कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने आग पर काबू पा लिया है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने चेतावनी दी है, तो लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने एक चेतावनी जारी की है। स्कूलों के बाहर नहीं खड़े होंगे स्कूल वाहन।
निजी वाहन के कारण स्कूलों की छुट्टी होते ही लगता है जाम। तो निजी वाहन के कारण जो स्कूलों की छुट्टी होती है उससे सड़कों पर जाम लगता है, जिसको लेकर जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। जाम से निजात दिलाने के लिए ये कदम उठाया गया है। अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी कार्रवाई की तैयारी। तो प्रयागराज में अतीक की बहन पर भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। पुलिस और एसटीएफ को आयशा नूरी के खिलाफ कई अहम सबूत मिले हैं, जिसके बाद अब अतीक की बहन पर कार्रवाई की भी तैयारी है। हत्याकांड के बाद फरार शूटरों की मदद को लेकर कई सबूत पाए गए हैं। अतीक की बहन आयशा नूरी ने की थी फरार शूटरों की मदद, जिसके बाद कई पुख्ता सबूत भी पुलिस और एसआईटी के हाथों लगे हैं। वही आयशा के पति अखलाक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गुड्डू मुस्लिम को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था अखलाक, क्योंकि आपको बताते चले कि बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो माफिया अतीक अहमद की बदली जाएगी जेल की बड़ी और अहम खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। माफिया अतीक की जेल बदली जाएगी। अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की अतीक को तैयारी की जा रही है। आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते ये बड़ा बदलाव किया जा रहा है। तिहाड़ जेल में ट्रांसफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी जाएगी। पुलिस अतीक को जेल बदलने के लिए अनुरोध करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में यह अनुरोध किया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के शामिल होने के सबूत भी मिले हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अब गुहार लगाएगी। वही ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही अतीक को साबरमती जेल से शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, अतीक अहमद को तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, क्यों? जी बिल्कुल मुस्कान, ये पूरा अगर मामले की बात की जाए तो 24 तारीख को, बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उस पूरे मामले में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद तथा उसका भाई अशरफ, जो बरेली जेल में बंद है, उसके ऊपर इस घटना का षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था। हालांकि इस पूरे घटना के पहले भी अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। तो कहा यह भी जा रहा है कि अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि पुलिस इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी और अतीक को गुजरात के जेल से तिहाड़ जेल भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। बिल्कुल पवन, अतीक के बहनोई अखलाक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वही अब अतीक की बहन आयशा नूरी के खिलाफ भी कई पुख्ता और अहम सबूत मिले हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी अब? जी बिल्कुल, अगर इस पूरे घटना को देखा जाए तो अतीक के जितने भी करीबी और जितने भी मददगार हैं, उनके ऊपर पुलिस की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। बीते दिनों पहले अतीक के बहनोई अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और अखलाक के ऊपर आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड के शूटरों को अखलाक ने अपने घर में शरण दी थी। इसी मामले को लेकर पुलिस ने अतीक के बहनोई अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है और अब पुलिस द्वारा अतीक की बहन आयशा नूरी को भी गिरफ्तार करने की बातें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा अतीक की बहन को गिरफ्तार किया गया और उससे उमेश पाल हत्याकांड के जो शूटर हैं उनके जो पनाह दी गई थी उनके बारे में तमाम जानकारी जुटाएगी और पूछताछ करेगी। बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अभी पुलिस कहाँ पूछताछ कर रही है आयशा नूरी से? चूंकि मुस्कान देखिए, ये पूरा जो मामला है, जब बीते 24 फरवरी से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई है, उमेश पाल को दिन दहाड़े गोली और बम मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तब से जिले के जो भी अधिकारी हैं इस पूरे मामले पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। चूंकि ये जो मामला है वो हाई प्रोफाइल हो चुका है, उस पूरे मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है संज्ञान लिया है। हालांकि अधिकारी पूरे इस मामले को लेकर तमाम तरह की कार्रवाई करते हैं, लेकिन किस तरह की कार्रवाई है ये सामने नहीं हो पाती है और पुलिस किस तरीके से किसको कहां पर किस तरीके से पूछताछ करती है और पूछताछ में कौन सी बातें सामने आती है ये भी सामने नहीं हो पाती। हालांकि जब पुलिस की कार्रवाई आधिकारिक रूप से सामने आती है तब ये जाके बातें सामान्य हो पाती है कि किस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है और किस तरीके से पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
लखनऊ में एलडीए में जलील हुए बुजुर्ग को नहीं मिला इंसाफ। तो एलडीए में एक बुजुर्ग को पहले तो जलील किया गया, लेकिन अब उस बुजुर्ग को इंसाफ भी नहीं मिला, जिसके बाद एलडीए अफसर पर अभी तक कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है। पीड़ित बुजुर्ग की एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई है। जहां पहले एक तरफ एलडीए के अधिकारियों द्वारा बुजुर्ग को बेइज्जत किया जाता है, जलील किया जाता है, और शिकायत जब कराने बुजुर्ग पहुंचता है तो उसकी एफआईआर भी नहीं दर्ज की जाती है। लगभग 20 दिन बाद भी इस मामले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, पहले तो एलडीए अफसर द्वारा एक बुजुर्ग को जलील किया जाता है, फिर एफआईआर तक नहीं दर्ज की जाती है। रितेश, मुस्कान, मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है, ये घटना आज कुछ दिन पहले की है, जब वहां पर एक जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था। जन सुनवाई के कार्यक्रम के तहत ये मौके पर बुजुर्ग पहुंचा था, अपनी फरियाद लेकर के पहुंचा था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला बढ़ा। उसके बाद एक अधिकारी ने एलडीए के अफसर को, एलडीए अफसर जो था एलडीए का, उसने एक बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद ये पूरा मामला ट्विटर पर हैंडल करने लगा। उसके बाद कहीं ना कहीं मामला जब बढ़ता देख, जो वहाँ के उपाध्यक्ष हैं इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने इस मामले की जांच अपर सचिव ज्ञानेंद्र को सौंप दी। अब वो जांच 20 दिन हो गया लगातार लटका हुआ है, अभी तक जांच नहीं हो पाई। फिलहाल अभी बात हमारी अपर सचिव से हुई, उनका कहना है कि 1-2 दिन में जांच सौंप दी जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। रितेश, जिस तरीके से हम वीडियो में देख सकते हैं कि बुजुर्ग को जलील किया जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है और एलडीए के अफसर लगातार उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो किस अफसर का नाम इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रहा है? और आखिर 20 दिन होने के बाद, बीत जाने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होने की वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक डीके सिंह का नाम इस वक्त सामने आ रहा है, ओएसडी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। ये बुजुर्ग जो है अपनी शिकायत को लेकर के लगातार वहां पहुंच रहा था, कई बार करीब 12-13 साल से चक्कर काट रहा था। उसके बाद जब इसने अपनी फरियाद को लगाया तो हाथापाई का कुछ नौबत आ गया, और जो कि आरोप लगा रहा है बुजुर्ग की, उन्होंने उसको थप्पड़ जड़ दिया था। उसके बाद ये जांच दी गई है उपाध्यक्ष की तरफ से, लेकिन जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं लगाई गई, ना इसका एफआईआर दर्ज हुआ। अब बुजुर्ग का यही कहना है पीड़ित का कि वह जो है कोर्ट का सहारा लेकर के एफआईआर दर्ज कराएगा। बिल्कुल, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बहुजन समाज पार्टी की मंडलीय बैठक आज तो प्रयागराज में आज बसपा की मंडलीय बैठक होगी। बैठक में निकाय चुनाव को लेकर कई बड़े फैसले किए जाएंगे। हो सकता है आज कई अहम फैसले हो सकते हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन का मेयर का टिकट काटे जाने का भी आज ऐलान हो सकता है। तो औपचारिक रूप से आज ऐलान किया जा सकता है। नए उम्मीदवार के नाम की इस बैठक के दौरान घोषणा भी की जा सकती है। बमफोर्डगंज स्थित माथुर वैश्य धर्मशाला में इस बैठक का आयोजन होना है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।